रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। लाइव आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं DGISPR की। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इसके अंदर वाज़े अंदाज से बता दिया कि हिंदुस्तान की तरफ अब जवाब आने को है। वक्त का तयन, जगह का तयन, अंदाज का तयन करना बाकी है, लेकिन जवाब तो लाजमन होगा। इस जवाब को हमने देखना है इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में कि कानूनी तौर पर इस जवाब की बुनियाद क्या बनती है। हमने ये भी देखना है कि किस नौइयत का जवाब हो सकता है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ ये नहीं रह गई कि हिंदुस्तान ने क्या किया और हमने उसका क्या दंदान शक्ल जवाब दिया। अब कहानी और असल मुद्दा ये है कि अगले फेज़ के अंदर जब पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के लेवल के ऊपर, पार्लियामान के लेवल के ऊपर और अब फ़ौज और सर्विसेज के बिहाफ पर DGISPR की तरफ से कमिट कर दिया है कि जवाब तो देना है और आखिरी खून के कतरे तक का बदला लेना है, तो जवाब की नौइयत क्या होगी, कौन कौन से टारगेट्स होंगे। बैनुल-अक़वामी तौर पर हमने अपनी सफारतकारी को तेज़ करना है, उस तेज़ी के अंदर हमने अपना केस कैसे लड़ना है, ये तमाम मामलात आज हम इस प्रोग्राम में रख रहे हैं। अहमद बिलाल सूफ़ी साहब, साबिक़ निगरान वफाकी वज़ीर कानून और इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप प्रेसिडेंट भी हैं रिसर्च सोसाइटी इंटरनेशनल लॉ। सैयद मोहम्मद अली दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस किस्म की जंग के अंदर जब टारगेट सिलेक्शन की बात होती है तो टारगेट सिलेक्शन क्या हो सकती है, किस किस्म का एमिनेशन इस्तेमाल हो सकता है, किस किस्म की कैंपेन हो सकती है। हो सकता है कि हमारा जवाब जो हकीकत में जाए उनमें से काफ़ी मुख्तलिफ हो, लेकिन हमें तमाम चीज़ों का अहाता करना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। स्टार्टिंग विजू जी, अब हमने कौमी सलामती के मामले को अक़वाम मुत्तहिदा का जो आर्टिकल 51 है उसके साथ जोड़ा है। इसका जिक्र हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया के अंदर भी मौजूद है, आज प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की उसके अंदर भी मौजूद है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की उसके अंदर भी मौजूद है, और अभी फौजी तर्जुमान की तरफ से जो बयान है उसके अंदर भी मौजूद है। आर्टिकल 51 हमें किस तरह मदद देता है? बहुत शुक्रिया तलत साहब। जो आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर है वो इनहेरेंट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को कोडिफाई करता है, उसको एक लैंग्वेज देता है। इनहेरेंट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस दुनिया में हर फ़ौज के पास, हर मुल्क के पास रवायती तौर पर मौजूद था, है और रहेगा भी। तो जब अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर वजूद में आता है 1945 में, तो वो कदगन लगाता है आर्टिकल 2 के अंदर कि दुनिया में एक मुल्क दूसरे मुल्क पे फ़ौज कशी अब नहीं कर सकेगा, ताकत का इस्तेमाल नहीं, ताकत, उसको यूज़ ऑफ फोर्स के अल्फाज दिए। उसी वजह से वॉर की डिक्लेरेशन अनलॉफुल करार पाई कि वॉर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं होगा। मीडिया ज़रूर इस्तेमाल करे और पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस्तेमाल करे, लेकिन लीगली स्पीकिंग वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट का फ्रेमवर्क होगा और यूज़ ऑफ फोर्स का फ्रेमवर्क होगा। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा कि जी आप एग्रेशन किसी नौइयत की जो है वो अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ है। ये लिख भी दिया गया, इसके बारे में भी UN जनरल असम्बली की कुछ करारदादों में ये कोडिफाई कर दिया गया कि एग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, कि वो जब दूसरा मुल्क की फ़ौज आप पर हमला आवर हो। उस सूरत में आर्टिकल 51 ऑफ द UN चार्टर में आपको सेल्फ डिफेंस का हक दे दिया गया। वो हक की नेचर क्या है, मेरा ख्याल अगर मैं पढ़ दूं आर्टिकल तो वो पहले समरी करते हुए, तो पहले आपने ताकत के इस्तेमाल को रोका क्योंकि उसकी वजह से पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम हुई। फिर आपने ये बताया कि जब ताकत का इस्तेमाल आपने रोक दिया, लेकिन जब आपके ऊपर हमला हो तो हक के दिफा में आपके पास कुछ हकूक हैं। ऐसे ही जरा वो आप पढ़ दें तो क्या वो हक है? एक सेल्फ डिफेंस का और एक हद तक रिप्राइजल का भी, उस पर भी हम आगे चल के बात करते हैं। जो सेल्फ डिफेंस का प्रोविजन है जो आर्टिकल 51 है, वो कहता है नथिंग इन द प्रेजेंट चार्टर shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a member of the United Nations। तो armed attack तो अकर हो गया, कल रात को हमने देखा। So armed attack अकर हुआ और हमारा inherent right जो है वो वायलेट हुआ जी, और अब हमारे पास वो राइट अब हमारे पास है कि हमने सेल्फ डिफेंस का अब उसकी एक मियाद है, उसकी एक ड्यूरेशन है। वो क्या है? कॉमे के बाद until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security। उसके बाद एक और इजाफी कदगन है कि measures taken by members in the exercise of this right of self defense shall be immediately reported to the Security Council and so on। So basically आप जो भी measures लेना जा रहे हैं या अब तक लिए जा चुके हैं, because self defense का right जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसकी इंटरप्रिटेशन ये है वो कंटिन्यू कर रहा है, और वो कंटिन्यू कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो
उस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप सामने रखें तो ये ऑब्लिगेशन है पाकिस्तान की रियासत के ऊपर कि सिक्योरिटी काउंसिल को अपडेट करता रहे ऑफ ऑल मेजर्स और ऑल एक्टिविटीज। ये हमने सिक्योरिटी काउंसिल को अपडेट करना है अपने एक्शन लेने के बाद भी, और इस दौरान फॉर एग्जांपल जो अपने तैयारे सुबह का एक्शन हुआ और उसके अलावा जो भी स्क्रिमिशेस हुई, अटैक्स हुए और लॉन्चेस हुई हैं, उन सब की तफासील सिक्योरिटी काउंसिल को प्रोवाइड करनी बेहद जरूरी है। लेकिन वो तो हमने अपना हक के दिफा इस्तेमाल किया। अब जो हम बात कर रहे हैं कि हमने जवाब देना है, वो राइट टू सेल्फ डिफेंस के जुमरे में नहीं है, वो किस जुमरे में? वो सेल्फ डिफेंस के जुमरे में हमारा आर्गूमेंट पाकिस्तान की रियासत का ये है कि वो सेल्फ डिफेंस के जुमरे में आता है जब आप सेल्फ डिफेंस को एक्सटेंड करते हैं। बिकॉज सेल्फ डिफेंस वन टाइम एक्ट तक महदूद नहीं है, वो कंटिन्यू भी कर सकता है। जो इसके दूसरा नुक्ता नज़र है जो शायद इंडिया लेना चाहे या कोई और मुल्क, कि रिप्राइजल है, और रिप्राइजल का मतलब है आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब इसकी जो पॉलिटिकल फॉर्मुलेशन है उसको आप किसी और तरह से देख सकते हैं। रिप्राइजल की भी जो लॉ है उसमें जनरली उसमें ममानियत है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, और उसमें एक ये है कि अगर रिप्राइजल की नेचर ऐसी हो कि वो प्रोपोर्शनेट हो, नंबर 1, नंबर 2 वो नॉन सिविलियन टारगेट को एम कर रहा हो, और नंबर 3 वो ये चीज़ अचीव करना चाह रहा हो कि किसी मुल्क को पाबंद करे किसी इंटरनेशनल नॉर्म से, तो फिर उसको कंडेम नहीं किया जाएगा। ठीक, ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था, अली साहब आपने भी इसको देखा होगा और अभी साहब आपने भी देखा होगा कि हिंदुस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रोच किया है और उनको बताया है कि हमने क्या किया है पाक। तो अब इन अ वे वो ये सेल्फ डिफेंस का इख्तियार अपनी तरफ से इस्तेमाल कर रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को बताते हुए। लेकिन हमारे पास आपने फरमाया कि विंडो जो है वो महदूद है। ये जी, नॉर्मली ये होता है कि सेल्फ डिफेंस फौरन किया जाता है, ठीक, ये सेल्फ डिफेंस की, लेकिन यहाँ हमने कंटिन्यूएशन का आर्गुमेंट गवर्नमेंट डेवलप कर रही है मुसलसल हालत में। और जब भी आप नाज़रीन देखें कि जो बयानात आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज मुसलसल जवाबी कार्रवाई कर रही है, तो बीच में तात्तुल नहीं है, बीच में हमने रोका नहीं है, और इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो पैरामीटर है उसके अंदर आते हैं। अब ज़रा आएंगे कि अब हमारे पास विंडो ऑफ टाइम तो नहीं है, क्योंकि हमने बैन अक़वामी तौर पर भी इसको जस्टिफाई करना है। हिंदुस्तान जोर लगाएगा, वो कहेगा जी आपने एग्रेशन किया है, हमने जवाब देना है। अब एक तो जवाब आया कल, वो एक फेज़ है। तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो एलामिया है इसके अंदर वाज़ेह अंदाज से लिखा हुआ है कि अब इसके बाद एक और जवाब आना है, जो बदले का जिक्र किया, जो DGI-SPR ने भी कहा। नौयत क्या होगी, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं करने के? देखें, इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क में अमर साहब ने बात की। मैं अब जो जवाब की नौयत है उसके 3 पहलू हैं। एक उसका सियासी पहलू है, एक उसका सिफारती पहलू है, एक कानूनी, और एक उसका फिजिकल पहलू है। ये चारों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कानूनी एस्पेक्ट से हमारी लिमिट्स ऑफ ऑप्शन या लिमिट ऑफ यूज ऑफ फोर्स क्या है लॉफुली। दूसरी बात यह है कि जिस फिजिकल पे आ जाए ना, तो आप फिजिकल से स्टार्ट करें जी। फिजिकली क्या ऑप्शन है? फिजिकली आपके पास डेफिनेटली लॉफुल जो चॉइसेस हैं वो प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स की है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूज ऑफ फोर्स को आपने जहन में रखना है, विच मीन्स कि आपने जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उन्हीं को आप बेसिकली टारगेट। अच्छा, अब इसमें इस बहस को हम फैलाते हैं कि बड़ी दिलचस्प बात है। आपने कहा कि ये बराबर का जवाब, मतलब आवाम को समझाने के लिए जवाब, हाँ बराबर का जवाब हो गया, बराबर का जवाब। अब उन्होंने तो मसाजिद को अटैक किया, और आपसे मैं पूछूंगा कि मसाजिद क्या प्रोटेक्टेड एरियाज हैं? उन्होंने वाटर सप्लाईज को अटैक किया, वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं या नहीं है? तो हमारा प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स फिर क्या होगा? जो हम चॉइसेस एक्सरसाइज करेंगे, जो हम टूल्स इस्तेमाल करेंगे, उसमें हमें प्रोपोर्शनल रिस्पांस दिखाना, क्योंकि टारगेट तो उनके सिविलियंस थे, हम तो सिविलियंस को हिट नहीं करेंगे। ये बहुत अहम सवाल है। देखें, इसमें एक्चुअली जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान के इन चॉइसेस के हवाले से, वो यकीनी तौर पे ये है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पे सामने आए और भारत को एक्सपोज भी करे कि उसका बिहेवियर अनलॉफुल भी है, यूनिलैटरल भी है, अनप्रोवोक्ड भी है और इमोरल भी है। ठीक, तो ये चॉइसेस हम ये इसी तरह से साबित कर रहे हैं। और आज के दिन आपने देखा जो पिछले 6 घंटे में बातें हुई हैं, पार्लियामेंट से प्राइम मिनिस्टर ने जो खिताब किया है, आज जो एक बच्चे के जनाजे में उन्होंने शिरकत की है, आज तस्वीर भी दिखाई, सिर्फ एक बच्चा नहीं है, बच्चों को टारगेट किया गया। जी बिल्कुल। और फिर ये बात अब DGI-SPR ने भी कही कि 57 एयरलाइंस जो उस वक्त फजा में थी उनको भी आपने एक तरह से उनकी सेफ्टी को भी आपने कॉम्प्रोमाइज किया। और फिर प्राइम मिनिस्टर और
और मिलिट्री जो स्पोक्सपर्सन हैं, उन दोनों ने आखिर में ये जो बात की है, की सिग्नल ये है कि हर खून के कतरे का जवाब दिया जाएगा, उसका बदला लिया जाएगा। ये एक रिजॉल्व शो करता है टू 4 ऑडियंसेस, डोमेस्टिकली भी, ठीक, भारत को भी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, कि हमारे पास विल कैपेसिटी है और ये राइट मौजूद है जिसको हम एक्सरसाइज करना 3 वजह से जरूरी समझते हैं। एक तो हमने डेटरेंस स्टेबिलिटी को रिस्टोर करना है, और भारत की ये जो 15 साल पुरानी ख्वाहिश है कि वो स्ट्रेटेजिक या एक सर्जिकल स्ट्राइक की स्पेस एक न्यू नॉर्मल के तौर पे डेवलप करे, इसको भी उन्होंने हमेशा के लिए बंद करना है। अच्छा, ज़रा मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, पहले ज़रा देख लेते कि मसाजिद के ऊपर जो हमले हुए और जो बच्चों को शहीद किया गया, शहादतें तो 31 के करीब हैं और 50 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। बच्चों का बिलखुसूस हम जिक्र करना चाहेंगे, और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो प्रोजेक्ट नीलम झेलम, उसको अटैक किया गया, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है। लेकिन ये आपके पास मैं सवाल छोड़ जाता हूँ, क्योंकि मेरे प्रोग्राम के तवसत कहीं यही मैसेज ना जाए कि 31 के बदले 31 सिविलियन मारेंगे। दैट्स नॉट व्हाट वी आर सेइंग। प्रोपोर्शनेट रिस्पांस से मुराद ये है कि फोर्स हमें देखभाल के इस्तेमाल करनी है। और टारगेट के ऊपर मैं आपके पास जरा वापस आऊंगा कि टारगेट मैं सिर्फ 30 सेकंड में एक चीज ऐड करना चाहूं कि हमने अभी जवाब नहीं दिया है। जो अटैकिंग एयरक्राफ्ट थे उन्हीं को हमने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में शूट डाउन किया, तो एक्चुअली वी हैव टेक्निकली, स्ट्रेटेजिकली, लीगली नॉट रिस्पॉन्डेड येट। ठीक, जरा इसको वापस आइएगा। मसाजिद, पानी सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सब कुछ ओपन फॉर अटैक है? नहीं, जो ये बात अजीब व गरीब होती है, जो हम कहते हैं कि लॉ ऑफ वॉर भी है, तो लोग कहते हैं जंग में तो सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन दर हकीकत नहीं होता। जो बैनुल अक़वामी कवानीन, ख़ासतौर पर जिनीवा कन्वेंशंस और एडिशनल प्रोटोकॉल्स, हेग में लॉ बने हुए, और ये 1920 से डेवलप हुआ है लॉ, जो बेसिकली कहता है कि अगर मिलिट्री नेसेसिटी में आपने ताकत का इस्तेमाल किसी भी वजह से करना है, चाहे वो कॉन्ट्रोवर्शियल वजह है, जस्टिफाइड वॉर है, जो भी है वो अपनी जगह, जब भी आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने कुछ पैरामीटर्स होंगे, आपके सामने कुछ इंसानी तकाजे होंगे, उनको सामने रखते हुए आपने करना है कि आपका टारगेट सिर्फ मिलिट्री या उससे रिलेटेड टारगेट्स होंगे। उसमें मॉस्क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। कि आप उनको अटैक नहीं कर सकते, और उनका अटैक जो है वो ना सिर्फ इंटरनेशनल रॉन्ग के तौर पे लिया जाता है, बल्कि जो करने वाला इंडिविजुअल है उस पर भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी आयद हो जाती है एज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, या वॉर क्राइम्स की लाइबिलिटी आयद की जा सकती है कि इसने कमांड दी थी, इसने इंस्ट्रक्शन दी थी कि मस्जिद को अटैक करो, ये वो वगैरह। सो ये बड़ा सीरियस लॉ है। क्लियरली हिंदुस्तान ने बाकी भी कवायद और जवाबित और बैनुल-अक़वामी कवानीन वायलेट किए हैं उसने, लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है कानून, जी आप ये नहीं कर सकते। बिल्कुल लिखा हुआ पानी का भी इसी तरह है कि ऐसे मैटर्स जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं उनको बड़ी इंपॉर्टेंट और उनको सैंक्टिटी दी जाती है, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, और हर तरह की वॉर में अमूमन अवॉइड किया जाता है कि इस नौयत के डैम्स को, पानी के रिजर्वायर्स वगैरह को ना उसके बीच में लाया जाए। तो टारगेट सिलेक्शन नाउ हैज़ बिकम अ वेरी प्रोफेशनल फ्रेमवर्क। उसमें इवन वकला को भी सुना है, कंसल्ट किया जाता है, और अमेरिका के जितने भी ये वॉर्स वगैरह मिडिल ईस्ट में होती थी, इनके जो बहरी बेड़े थे, इन पर जैक ब्रांच के लॉयर्स जो स्पेशलाइज करते थे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में, वो टारगेट सिलेक्शन पर बाकायदा ओपिनियंस दिया करते थे। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को तो वैसे आप जानते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं रिलीफ का, बट उनका एक एडिशनल पैरामीटर्स या फ्रेमवर्क ये है कि ICRC जो है वो जिनीवा कन्वेंशंस के कवानीन की कस्टोडियन है। सो उसके पास इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के सबसे ज़्यादा जो है एक्सपर्ट्स का व्यूअर्स शायद ये समझ रहे हो कि ये तो एक एकेडमिक बहस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी मार्केट के अंदर आपने अपना रिस्पांस मार्केट करना है, उसके अंदर यही आर्गूमेंट आपने मार्केट करना है जो इस वक्त हम करें। 2 बाल ममालिक इस वक्त हैं जो इन तमाम कवायद और जवाबित से बाला होकर काम करें, इसराइल गजा के अंदर और हिंदुस्तान का कल का हमला यहाँ पर। जब बच्चों की तस्वीर, जब हम ज़ाहिर हमारे केस का हिस्सा बन गया, वो तो खैर अल्लाह को प्यारे हो गए, और उन सब के ख़ानदानों का दुख साझा दुख है हम सब का, और हम सब उनका दर्द फील कर सकते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये तस्वीर जाएंगी
तो क्या उनको समझ आएगी कि हिंदुस्तान ने क्या किया? आपके ख्याल में वहाँ पे रेजोनेट करेगा या कि नहीं करेगा? जी बिल्कुल रेजोनेट करेगा, और ये चीज़ आइडेंटिफाई, जिस तरह मैंने कहा मुख्तलिफ कवानीन की प्रोविजन से उसको आप लिंक अप करते हैं तो लोगों को बहुत क्विकली ये बात समझ में आती है कि ये तो ना कम्बैटेंट की डेफिनेशन में थे, ना उनकी सपोर्ट की डेफिनेशन में थे, बच्चे थे, सिविलियन थी, औरतें थी, फैमिली मेम्बर्स थे, बाई स्टैंडर्ड्स थे। तो ये जो है ये जो कैजुअल्टी हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, ये जो है ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आउटराइटली है। और जो एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जहाँ गाज़ा और वो बाकी ज़ाहिर है जुल्म सितम का बाज़ार जो गर्म है उस पर तो हर शख्स जो है वो उसकी पेन फील करता है, मगर उसके बावजूद जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, अगर आप देखिए बावजूद इसके कि इसराइल की इतनी लॉबी है लेकिन फिर भी अरेस्ट वारंट जो है इशू है जी, और उनके बेशुमार जनरल्स के भी जो इशू हैं। सो ये जो प्रोसेस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता ज़रूर है। वो बादी नज़र में यूँ नहीं लगता कि एकदम सब कुछ हो गया या स्टे हो गया है कुछ, लेकिन वो उसको परसू करते रहना चाहिए। ये हिंदुस्तान की तरफ से जो बच्चों की कैजुअल्टीज़ और सिविलियंस को मारा गया है, इसके ऊपर आप ये फरमा रहे हैं नेतन्याहू की एग्जाम्पल को सामने रखते हुए कि हिंदुस्तान की हाई कमांड के ऊपर जिन्होंने उनको गो अहेड दिया, अब बाकायदा बैन अवी तौर पर क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं? जी, ये इस पे रिसर्च की जा सकती है टू बी एग्जैक्ट कि अगर एट्रीब्यूटेबल है उसको आपने एट्रीब्यूट करना है, जिस तरह हम उनसे एट्रीब्यूशन का मांग रहे हैं। इसको तो ऑन करते हैं ना, वो तो नहीं कर रहे हैं ना। उनकी काबीना ने इसकी तो प्रेसिडेंट्स भी मौजूद है, स्लोबोदान मिलोसेविच का भी मौजूद है, वो भी है, नेतन्याहू साहब मौजूद है, पुतिन के हवाले से भी मौजूद है, वो भी है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ इसमें प्रिंसिपल जो है वो कहते हैं एट्रीब्यूट हुआ है ये एक्ट टू द स्टेट, तो फिर स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी आज वो तो ऑन कर रहे हैं, वो तो छलांगे मार रहे हैं, वो तो मिठाइयां अपने एग्जैक्टली हमारे जो ये कहते हैं ना पहलगाम वाक़या में पाकिस्तान के कोई लोग मुलविस हैं, ये एट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं हिंदुस्तान में, मीडिया के अंदर हम इकट्ठे काम करते हैं, और अब तो खैर उनके मिजाज बिल्कुल बिगड़े हुए हैं आजकल, लेकिन मैंने उनसे वाक़तन सादे सादे सवाल पूछे कि भाई वाक़तन अगर आपके पास कोई इस मरतबा भोंडा ही हो, कोई कमज़ोर ही हो, कोई 2 नंबर ही हो, कोई आपने कोई लिंकेज बनाया तो हमें भिजवा दें, हम अपनी स्टोरी में कोट करना चाहते हैं। नॉट अ सिंगल श्रेड ऑफ एनी लिंकेज दे हैव बीन एबल टू साइट। बल्कि अभी भी वो उनकी जो इंतजामिया है वो इश्तिहारात दे के लोगों से शवाहिद मांग रही है कि अगर आपके पास मालूमात मौजूद हैं पहलगाम के हवाले से, ये अब आज की हम खबर आपको दे रहे हैं, तो आप हमसे मालूमात शेयर कीजिए। सो दे हैव नो एविडेंस, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने बाकायदा हमला किया। वापस आइए, मैं इसमें तलत साहब लाओमी, एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मैकेनिज्म है काउंटर टेररिज्म कमेटी, जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही है टेररिज्म को काउंटर करने के सारे मामलात को देखना ग्लोबली, और उसमें तमाम मुल्क जो हैं अपनी रिपोर्ट्स फाइल करने के पाबंद हैं हर साल, पाकिस्तान इंडिया भी करते हैं। दैट इज़ अ वेन्यू। अगर इंडिया ये समझता है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट का उसको शक है, सब शवायद, दैट इज़ अ प्लेस टू टेक दिस मैटर कि जी ये पहलगाम का वाक़या हुआ है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे, मैं इसको यहाँ रखता हूँ, ताकि फिर सिक्योरिटी काउंसिल के व्हील्स वहां भी वो नहीं गए। जो वेन्यू डेजिग्नेटेड है उसके लिए तो इट्स टू लेट फॉर दैट, इट्स नॉट टू लेट फॉर दैट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गोइंग फॉरवर्ड एक स्टेज आएगी इंडिया पाकिस्तान की इस स्टैंड ऑफ में भी कि दुनिया भी कहेगी क्या कोई परमानेंट मैकेनिज्म स्टैब्लिश कर सकते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो उस वक्त हमें ये कहना चाहिए कि जो पाकिस्तान में जो सारी की सारी इंटरवेंशन हुई हैं और पाकिस्तान में जो धमाके जिसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। हमें करना है। अब आजम जी के 2 सवाल उठाए गए कि उन्होंने मिसाइल दागे, हमने उनकी जहाज़ों को नॉकआउट किया, और अब तो तस्वीर भी छप रही हैं, और जो कंपनी है जिसने राइफेल बनाए हैं उनके स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। लेकिन हमें मिसाइल जो है ना वो इंटरसेप्ट करने चाहिए थे, और हमने इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? ज़रा इसके ऊपर टेक्निकली बताइएगा, मुझे तो समझ आती है लेकिन व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, मैं क्विकली एक थोड़ा सा लीगल पे कमेंट ये करना चाहता हूँ कि जो टारगेट सिलेक्शन उन्होंने की है वो लीगली के साथ साथ मोरली डिप्लोमेटिकली भी बहुत कॉस्टली है, और पाकिस्तान को इसकी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कॉस्ट भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने कहा पाकिस्तान के अंदर जितनी वारदातें हुई हैं, जो डोसिए आप देते रहे हैं यूएन में जाके, उसको आप यहाँ पे रिलेट करें कि भाई जो जाफर एक्सप्रेस हो, ये 80,000 बंदे हमारे पास बने, आपका जो शवाहिद हैं वो मौजूद हैं। क्या 26 जो भारतीय हैं उनकी जान ज्यादा कीमती है? अली साहब, हमारा भी एक मसला रहा है, अब होपफुली इसके बाद, इस धक्के के बाद वो मसला नहीं रहेगा कि हम डोजियर देके सो जाते हैं। जी, लेकिन हमें तसलसल के साथ उसको परसू करना चाहिए, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में सोने की गुंजाइश नहीं है। वापस आइए जी, उनका अटैक असेसमेंट कीजिए और हमारी तरफ से
क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हम मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकते थे? देखें, पहली बात यह कि ये मिसाइल्स नहीं थे, मैं टेक्निकली बता रहा हूँ, ये स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं जिसको आप प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस भी कहते हैं। ठीक। इसका मकसद ये होता है कि जो तैयारा जिससे इसको लॉन्च किया जाता है उसको इतना स्टैंड ऑफ डिस्टेंस दे दिया जाता है 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर कि वो सरफेस टू एयर मिसाइल की जद में आए बगैर उसको लॉन्च करके चला जाता है। इसको फायर एंड फॉरगेट भी कहते हैं, लॉन्च एंड लीव भी कहते हैं। और इसी का वो आया, उसने और वो पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर भी नहीं हुआ। इस बात को DGISPR ने रिकॉग्नाइज किया है कि वो वेपन्स जो हैं वो लॉन्च और रिलीज किए गए हैं भारतीय फजा में से। और लेकिन हमारे पास चूंकि एयर डिफेंस सिस्टम माशाल्लाह बहुत एडवांस था, तो उन्होंने उन जहाज़ों को आइडेंटिफाई किया, उन 70 जहाज़ों में से जो कि उस वक्त मैं बल्कि ये कहना चाहता हूं कि ये शायद साउथ एशिया की एयर बैटल की तारीख की सबसे बड़ी फ़ज़ाई झड़प थी, जिसमें 100 जहाज़ों ने पार्टिसिपेट किया। 70 से 80 जहाज़ भारतीय थे और 25 से 26 पाकिस्तानी जहाज़ थे, जिन्होंने इस 1 घंटे की झड़प में इंतहाई महारत के साथ डिसएडवांटेज होने के बावजूद जो है उनके 5 जहाज़ भी गए और बाकियों को फरार होने पर मजबूर किया। लेकिन जो 5 जहाज जिन्होंने ये अपने स्टैंड ऑफ वेपन्स लॉन्च किए, उनको टारगेट करके हमने इंटरसेप्ट किया है। अच्छा, अब बात हम ये करते हैं कि क्या हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि लीगल भी हैं, मोरल भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, कन्वीनियंट भी हैं, लो रिस्क भी हैं। हमारे पास, हम आपको याद होगा स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी उसका दिन की रोशनी में भारतीय फजाइया के फजा में मौजूद कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स के बावजूद मुजाहरा भी कर चुके हैं और वो हमारा बाल भी बेका नहीं कर सके। इसी तरह हमारे पास H2 H4 वेपन्स हैं जो कि इसी तरह स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, जो 60 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर दूर से मुख्तलिफ टारगेट्स को बहुत प्रिसीशन से हिट भी कर सकते हैं। आपके असेसमेंट के मुताबिक ये जो है कि इनकर्जन नहीं है ये अब होने की, अब दूर से आपने सिलेक्ट करके टारगेट्स को मिसाइल दागने हैं। अच्छा, एयर पावर में ना ये बुनियादी रेवोल्यूशन जो आया है इस वक्त की जनरेशन में, एयर टू एयर इंगेजमेंट में भी और एयर टू सरफेस प्रिसीशन स्ट्राइक्स में भी, कि जो इंगेजमेंट के डिस्टेंस है वो इतने बढ़ गए हैं। ये भी जो इंगेजमेंट हुई है PL-15 की 150 से 200 किलोमीटर रेंज बताई जाती है। जो हमारे पास J-10C है उसकी मार करने की सलाहियत, अगर रेफरेंस पॉइंट पे मैं आपको बताऊं तो F-16 का जो अमेरिका का सफ़े अव्वल का बेहतरीन मिसाइल है AIM-120 एमराम, उससे डबल रेंज है इसकी। तो हम अगर आप यूं समझे कि F-16 को ये दुगने फासले से J-10C तबाह कर सकता है, तो ये इसकी जो महारत और कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और माशाल्लाह एयरफोर्स ने बहुत चंद मिनटों के अंदर एयर सुपीरियरिटी इस ये तो हो गया मेन कर ली जो हमने इस्तेमाल करना है। क्विकली अगर हम बताएं टारगेट्स देखिए, मुमकिन टारगेट्स आपके पास 3 तरह के हो सकते हैं। वो बेसिस जहां से ये जहाज उड़े थे, ठीक, वो बेसिस जहां से हमारी इंटेलिजेंस की क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बेसिस पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। और मैं समझता हूं ये बिल्कुल प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स होगा कि अगर पाकिस्तान के पास सबूत और शवाहिद अनलाइक इंडिया मौजूद हैं कि BLA TTP के कोई कैंप्स भारत के अंदर अगर मौजूद हैं, तो मैं समझता हूं उससे बेहतर टारगेट कोई नहीं हो सकता जिसको आप सबूत के साथ दुनिया के सामने साबित भी करें। और फिर इंडिया के पास भी कोई इंसेंटिव नहीं है फर्दर एस्केलेट करने का, कि जिस तरह उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ LHD तो नहीं है, लेकिन करेंगे या नहीं? क्विकली बिफोर आई गो टू हिम एंड वाइंड इट अप, आई थिंक के 3 वजह से पाकिस्तान विल डू रिटेलिएशन। नंबर 1, हम एक न्यू नॉर्मल अवॉइड करना चाहते हैं और ये गलतफहमी भारत की हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे कोई लिमिटेशन की या स्ट्राइक की स्पेस मौजूद है। और नंबर 3 कि जो हमारी करंट डॉक्ट्राइन है क्विड प्रो को प्लस की, कि हम एक पनिशमेंट, एम्बैरेसमेंट और कॉस्ट इन्फ्लिक्ट करने की विल और कैपेसिटी रखते हैं। शेर का सवा शेर, शेर का शेर नहीं, शेर का सवा शेर, उसके अंदर पनिशमेंट भी ऐड की हुई है आपने। क्विकली हमारा अगला टास्क क्या है? एक तो हिंदुस्तान की तरफ से जो हमला हुआ उसको इंटरनेशनली हमने फैलाना है, उसके ऊपर केस लड़ना है, और दूसरा जो हमारा जवाब आएगा उसको भी हमने मार्केट करना है। अमूमन ये डिप्लोमेट्स के लिए काम छोड़ दिया जाता है, लेकिन आपके ख्याल में हमें ज़्यादा होमवर्क करने की ज़रूरत है इस मरतबा? जी एब्सोल्युटली। ये प्रिडोमिनेंटली लीगल नैरेटिव होगा, बिकॉज जो डिप्लोमेटिक नैरेटिव है वो तो अब तक होता आया है, उसका इम्पैक्ट उस तरह से सामने नहीं आ रहा।
मेरा ये ख्याल है कि इसमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस के रेफरेंसेस और इंटरनेशनल लॉ के रेफरेंसेस वो बेहद ज़रूरी होंगे, बिकॉज दुनिया जो है जिसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं जो भी है, वो लीगल नैरेटिव उनके लिए बहुत वैल्यू रखता है और उसका बड़ा केयरफुल तरीका होता है कि उनकी लीगल डिविजन्स मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स के, प्रेसिडेंट हाउसेस के, वो नॉर्मली इस तरह की कोई भी गुफ्तगू करने से पहले उनको रेफ़र करते हैं, आप बताइए, और उस पर अपनी सियासी पोजीशन को फिर वो उसको इस्तादा करते हैं। तो इसीलिए ये जो सारा एक्शन है आगे आने वाला या पिछला वाला या इंटरेस्ट वाटर ट्रीटी की होल्डिंग इन अबेंस का, ये सारे के सारे इतने ब्लेटेंट वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनकी जानिब से, इंडिया की जानिब से हो चुके हुए हैं कि उसको प्रेजेंट करना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को पूरा केस सिक्योरिटी काउंसिल में और अक़वाम मुत्तहिदा के जो बाकी फोरम्स हैं, P5 ममालिक हैं, उनके कैपिटल्स में, क्योंकि P5 की कमिटमेंट है कि इंडिया और पाकिस्तान के माबैन वो फैसिलिटेट करेंगे। कुछ तो इनफॉर्मली वो एक्टिवेट भी होंगे, बट देयर इज़ अ लीगल कमिटमेंट दैट दे डू। और सिक्योरिटी काउंसिल इटसेल्फ, बिकॉज वो ड्यूरेशन ऑफ, अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान का एक्शन या डिले करना, तो दे नीड टू इंटरवीन। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। हमारा प्रोग्राम जारी है, आपने एक्सपर्ट्स की राय सुनी, डोंट गो अवे। रेड लाइन की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। हमारे पास मौजूद हैं आदिल अब्बासी साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। ज़रा मीडिया के ज़ाविये से हमने बात करनी है क्योंकि आने वाले दिन बड़े अहम हैं। इसके अंदर मीडिया का रोल मालूमात के हवाले से और पैनिक को कंट्रोल करने के हवाले से बहुत ज़रूरी है, दुनिया को पैगाम पहुँचाने के हवाले से भी बहुत अहम किरदार है, और बहस को मंतक के साथ जोड़ने में भी मीडिया का बुनियादी किरदार है। तो आदिल, आपका बहुत शुक्रिया। आई नो यू हैव हैड अ वेरी लॉन्ग डे, लेकिन आपने प्रोग्राम में शिरकत की, खुसूसी शुक्रिया आपका। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा, हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मामला सिर्फ मीडिया का नहीं है, मामला अब सफारतकारी का भी है। हिंदुस्तान ने आज हमलों के बाद सफारतकारी को बड़ी तेज़ी दिखाई, उसके अंदर तुंदी लेके आया। सिक्योरिटी काउंसिल के जितने मेंबरान हैं माइनस चाइना, उन सब के साथ रब्ता किया और अमेरिका की सालसी की तजवीज़ की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी अब वो अप्रोच कर रहा है ताकि हमारी ऑप्शंस लिमिटेड हों, और साथ ही अपने बयान के अंदर हमले के बाद ये कहा कि हम इसके अंदर किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। तो सफारतकारी भी हमें तेज़ करनी है, तवील मुद्दत हमने ये जंग लड़नी है। उस महाज के ऊपर भी हमने ये भी देखना है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन से ममालिक हमें किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी मामले के ऊपर एजाज़ चौधरी साहब से हम बात करेंगे। हमें साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा जौहर सलीम साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। ही जस्ट वॉकड इनटू द स्टूडियो। आइए तशरीफ़ लाइए जी। लाइव प्रोग्राम में हमारे पास लाइसेंस है, जो हमारे पास रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स के अंदर आप तशरीफ़ रखिए। एजाज साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है एजाज साहब? जी आ रही है। एजाज साहब, अभी तक जो सफारती महाज के ऊपर जो मुख्य लड़ाई चल रही है, हिंदुस्तान अपनी तरफ से ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि उसने पाकिस्तान के अंदर हमले करके कोई पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, दहशतगर्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर उसने तोड़ा है, और वो दुनिया भर के अंदर अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और हमारी तरफ से रद्द-ए-अमल ये है कि हमने अब अपने रद्द-ए-अमल के लिए ग्राउंड हमवार करना है। एक जो जवाब दे दिया, उनके त्यारे गिरा के वो तो दे दिया, लेकिन बड़ा जवाब अब आने को है। तो आप सफारतकारी के 2-3 की चैलेंजेस को क्या देखते हैं? जी, सबसे बड़ा तो ये है कि हिंदुस्तान ने डिबेट किसी हद तक एविडेंस क्या ना होना से शिफ्ट की है टू डिस्ट्रॉइंग द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे पहले तो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी सफारतकारी की है इस दफ़ा, और हिंदुस्तान तकरीबन बैकफुट पे चला गया, क्योंकि किसी भी दुनिया के मुल्क ने हिंदुस्तान का ये जो एजेंडा था कि पाकिस्तान मुलव्वस है वो नहीं कबूल। लेकिन अब जो है वो चूंकि पैरामीटर्स बदल रहा है इसके, तो इस वजह से पाकिस्तान को अब ज़रा ज़्यादा काम करना है। क्योंकि मैं अभी एक प्रोग्राम स्काई न्यूज़ का सुन रहा था, पूरा प्रोग्राम मैंने सुना आधा घंटे का, तो मैंने नोट किया कि उसके अंदर एविडेंस का तो जिक्र ही बहुत कम आया। हाँ, अलबत्ता कश्मीर के ऊपर बहुत रोशनी पड़ी, लोग उसकी हिस्ट्री में गए, लोग उसकी तफसील में गए। तो उससे मुझे लगता है कि अब ये बड़ा अच्छा मौका है दोनों लिहाज से। एक तो ये है कि हम वो एविडेंस वाला पॉइंट लाएं कि ये सब अनजस्टिफाइड था, ये सारा अटैक, वो लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि इसका जो पस मंज़र था कश्मीर के हवाले से, ये बहुत ही अच्छा नादिर मौका है, क्योंकि सब उस पर बात करना चाहते हैं।
मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर ने इस स्ट्राइक से पहले फोन उठाया और बहुत सारे को फोन किया, सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स को किया लगभग, तो इसी तरीके से अब उनको दोबारा भी करना चाहिए। और हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त जो नए आए हैं, बहुत ही अच्छा, मैंने उनकी सारी तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, इंडियन जर्नलिस्ट भी थे, बड़े सही जवाब दिए और वो बड़े सही तरीके से इस वक्त परमानेंट 5 के अलावा बाकी सबको भी ब्रीफ कर रहे हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि चाइना के साथ खुसूसी हमारा राब्ता इस वक्त जरूरी है, मे बी इवन स्पेशल एनवॉय का जाना कोई हर्ज नहीं है, चला जाए, क्योंकि इस वक्त चीन जो है उसके पास ना सिर्फ इस सूरत हाल के हवाले से पत्ते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है हमें चीन की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से ये सारा का सारा खेल जो है जो हिंदुस्तान ने रचाया है, इसको हम यानी बिल्कुल पासा पलट सकते हैं। मिलिटरीली तो काफी हद तक किया है, लेकिन मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिकली भी हम कर सकते हैं। और मीडिया को तो मैं, आप उसको आदिल साहब को कह रहे थे, आप पूछेगी भी, लेकिन मैं जरूर शाबाश देना चाहता हूँ कि मीडिया में इस दफा यक जुबान होकर पाकिस्तान का मुद्दा जो है वो दोहराया है, और वाकई के हिंदुस्तान के मीडिया को जो बिल्कुल उछल उछल के आ रहा था उसको बैकफुट पे कर। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहिएगा कि मैं शुक्रिया आपका अदा कर रहा हूँ कि आपने मीडिया को कॉम्प्लीमेंट दिया। और हमारा इसको मानना ये है कि पहली मरतबा पाकिस्तान का बहुत तवील अरसे के बाद मुद्दा सामने आया है, पहली मरतबा केस हमारे सामने आया है, पहली मरतबा आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी हुई है, पहली मरतबा हमें क्लैरिटी नज़र आ रही है। तो अगर आप हमें क्लैरिटी वाला केस देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम उसको प्लीड करेंगे। लेकिन हमारी एक लिमिटेशन है आदिल, वो ये कि हमारा तमाम का तमाम मीडिया उर्दू में बात करता है, ये मुकामी मीडिया है। अब हम बैन अवी तौर पर एक्सेस करना चाहते हैं। मैं अभी जिक्र हुआ स्काई के ऊपर जो इंटरव्यू है, ज़ाहिर है अंग्रेज़ी में हुआ होगा, मैं भी इंटरनेशनल मीडिया को मॉनिटर कर रहा हूँ। हर इंटरनेशनल मीडिया के फोरम के ऊपर, यूरोपियन मीडिया हो, बरतानवी मीडिया हो, अमेरिकी मीडिया हो, वहाँ पर आपको इंडियन एक्सपर्ट्स नज़र आते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, और उसमें तासुब तो बड़ा वाज़ेह है। तो मेरे ख्याल में हमें अब कहीं ना कहीं जाकर अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर भी अपना मैसेज पहुँचाना होगा। चल साहब, मुझे याद है कुछ अर्सा पहले आपके प्रोग्राम में ही हम ये बात कर रहे थे और ये ज़ेर बहस था मामला, और मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट के ऑर्गन्स और जो गवर्नमेंट है उसके मिनिस्टर्स की थी कि वो इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करें। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और करते रहे। इस दफ़ा हमें फॉर्चुनेटली नज़र आया, विजिबिलिटी है, हमारे फेडरल मिनिस्टर्स जा रहे हैं, कल रात से हमने देखा कि इंगेज कर रहे हैं बड़े प्लेटफॉर्म्स को, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को, उस पर जाकर अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये एक इवेंट बेस्ड इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और भी है साहब, फिर कुछ हमारे इंटेलेक्चुअल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे एनालिस्ट हैं उनकी, इंक्लूडिंग योर सेल्फ के, जो इंटरनेशनल फोरम्स पे इंग्लिश में पाकिस्तान का केस देखें। हम सिर्फ जर्नलिस्ट तो नहीं, हम पाकिस्तानी भी हैं। हमें अगर हम अंडर अटैक हैं तो हमारी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने की, जिन फोरम्स पे हम कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, आपने कहा कि आपने इंडियन जर्नलिस्ट से कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि आप कुछ तो हमें सबूत दिखाएं कि हम उसको अपने, और मैंने वादा उनसे ये किया कि मैं वो अपनी स्टोरी के अंदर उनको इंक्लूड करूंगा जी, तो वो मुझे नहीं भिजवा पाए। आपको नहीं भिजवा सके, आपका एक एक्सपीरियंस है। अब आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो लॉट होगी इंडियन मीडिया की वो किस लेवल की होगी, बिकॉज अब तो उनकी भी वो लॉट नहीं है, गोदी मीडिया है, एक और एनवायरमेंट है। सो हमें इंटरनेशनल फोरम्स पे, डिजिटल पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को भी चाहिए पाकिस्तान का केस प्लीड करें। सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब मैं और आप बाहर जाते हैं वो हमें और आपको भी दहशतगर्द कहते हैं, हमें भी वो टेररिस्ट का सपोर्टर कहते हैं। सो एक तो ये, और गवर्नमेंट को चाहिए अब रेगुलर इंटरेक्शंस होने चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करना चाहिए। और अच्छा था एलओसी भी लेकर गए, और अभी यहां भी ले जा रहे थे तो मुरीद के और उससे पहले भावलपुर पे इन्होंने ये अटैक कर दिया, तो बड़ा इंपैक्ट होता है और आप अपना केस अच्छे तरीके से प्लीड कर पाते हैं। क्योंकि ये जो हम डिस्कशन करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ये डोमेस्टिक अपनी ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए जो उर्दू मीडियम के थ्रू हम कर रहे हैं। सो हमें इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिस पर मुझे लगता है कि अब काम शुरू हो गया। और मैं क्रिटिसाइज करता रहा हूं पहले भी इस बात पर, और मुझे इस दफा ये कहना पड़ेगा कि मुझे पाकिस्तानी मिनिस्टर्स इंटरनेशनल फोरम्स पे नजर आए, और मैं कई फोरम्स पे ये कहता रहा हूं कि इनको जाके सिर्फ यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 वजीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, ये नहीं करनी चाहिए। और शायद उसमें एक सहूलत अब ये भी मुहैया होगी है कि जब से वाकयात हुए हैं तब से जो सियासी भंगड़ा है वो अब हम स्टूडियोज के अंदर नहीं ले आए पिछले 48 घंटे के अंदर, तो हमें स्पेस भी मिल गई है। सो इन अ वे जो बहुत ज़्यादा डेली ग्राइंड है पॉलिटिक्स का और लड़ाई मार कुटाई, वो भी अब
पस मंजर में चला गया तो हमारे पास। और यू राइटली सेड ना कि आपने हमें केस क्लियर कट हमारे सामने रखा तो हम उसको आपसे भी आगे बढ़कर फाइट कर रहे हैं फ्रॉम थ्रू आवर प्लेटफॉर्म्स। लेकिन अगर हमसे चीजें हाइड की जाएंगी, छुपाई जाएंगी, तो हम भी फिर बात नहीं कर सकते। और इस केस में वाकई आपने ठीक कहा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजें हमारे सामने आ रही हैं। जब पाकिस्तान कहता है कि भाई इंटरनेशनल कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप आ जाएं कर लें, इससे हमें अपनी स्टेट की इंटेंट पता चलती है। पाकिस्तान कह रहा है आ जाएं कर ले। अगर पाकिस्तान छुपा रहा होता, पाकिस्तान जिस तरह इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है, पाकिस्तान में इंटरेस्टेड ना होता, तो फिर हम भी सस्पेक्ट करते या सवालात उठाते। लेकिन अपेरेंटली पाकिस्तान ने डे फर्स्ट से कहा कि जिस किस्म की आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, कम फॉरवर्ड, वी विल हेल्प यू आउट। एक आपको हम मालूमात देते जाएं, ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी जाली खबरें गर्दिश कर रही हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री बैन अवी सरहद पर कुछ नहीं हो रहा है। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन और र्यूमर मॉन्गरिंग उसको ख़त्म किया जाए। मैं ज़रा जौहर साहब आपसे बात करना चाहूँगा और मैं ये नुक्ता एजाज साहब के पास भी लेके जाऊँगा। सालसी अमेरिका बड़ा इंगेज है, उनके सेक्रेटरी खारजा जो हैं वो कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं जी कि हम दोनों के साथ बात कर रहे हैं, और जो इसरार है कि इस मामले को आपने बढ़ाना नहीं है, क्या ये हमारे रिस्पॉन्स के ऊपर एक कदगन है? क्या ये जो वक्त गुजरा है पिछले जब से अटैक हुआ है 18 घंटे, इसके अंदर इंटरनेशनल कैपिटल्स इंटरवीन कर रहे हैं, हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं या क्या? जी बिल्कुल। एक तो खैर ये कि और ये इंटरेस्टिंग है कि अभी 2 दिन पहले मैं फारूक हुसैन के प्रोग्राम में था और वहाँ पे ये बात हो रही थी कि जी इंटरनेशनल इस वक्त बयानिया जो इंडिया ने बनाया है वो तो कोई इतना कामयाब नहीं हुआ, उसको कोई ट्रैक्शन नहीं मिली। जो सारी दुनिया की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और जो UNSC से भी आई है और बाकी भी मुल्कों की, वो उनको एक्सरसाइज रिस्ट्रेन करने के लिए कह रहे हैं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान तो कर ही रहा था, तो इंडिया पे जोर डाल रहे थे। तो मैंने उस पर यह कहा था कि इंडिया उसको इग्नोर करेगा और इंडिया टेस्ट करेगा पाकिस्तान, ये भी 2 दिन पहले की बात है, और इंडिया टेस्ट करेगा पाकिस्तान की डिटरेंस को। तो आप देख, वो तो खैर अब हो गया है। अब इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें देखें, इंडिया की ये एक वेल थॉट आउट पॉलिसी है काफ़ी अरसे से कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं वो टेररिज्म की फ़ौरन बात कर देते हैं, ताकि पूरी दुनिया को उनके ज़हन में ये डाल दें कि जो कश्मीर की पाकिस्तान बात करता है तो ये टेररिज्म है। उनको एक किस्म का सिनोनिमस कर दिया इन्होंने दुनिया के लिए। अच्छा, उसमें एजाज साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं कि देखिए मीडिया जो है ना, बिल्कुल हमारा मीडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और इंडिया को देखें तो एक वहाँ पे मीडिया फ्रेंजी बनी हुई थी, एक वॉर मॉन्गरिंग हो रही थी, उसके मुकाबले में यहाँ पे जो है ना रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हो रही थी उसके रिलेटिव टू दैट। लेकिन इंटरनेशनली हमारा मीडिया कहाँ है? ठीक है। देखिए अब आपने ये बात की कि उसको हम कैसे बनाएं। वैसे एक जो है इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे PTV के इतने बड़े एसेट्स हैं, इतने शहरों में इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, बट उसको लाइक देखते कोई नहीं। आई थिंक वी नीड टू बिल्ड अ चैनल जिसको देखें, टर्की में है TRT है ना, RT है, वहाँ पे जर्मनी में DW है। हर बड़े मुल्क ने अपना एक एटलीस्ट ऐसा चैनल बनाया है। अल जज़ीरा भी जो है, अगर आप जज़ीरा कतर, उनके पास तो पैसा बहुत ज़्यादा है, उन्होंने उसको बना लिया। प्रेस TV हैज कम अप इन अ बिग वे। बिल्कुल। हत्ता कि टोलो जो है अफगानिस्तान के अंदर, अगर आप उसको भी देखें, उसकी भी इंटरनेशनल रीच है। सर हमारे पास भी इंग्लिश चैनल्स शुरू में आए और उन इंग्लिश चैनल्स को, मुझे ऐसा लगता है, वैसे तलत साहब अभी इस पर बहुत बेहतर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन इंग्लिश चैनल्स को हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सके। हमने उन्हें वही रेटिंग फंडा के साथ अटैच करके कि जी वो एड इंडस्ट्री के साथ जोड़ के इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अगर कोई ला रहे थे पाकिस्तान के अंदर, जो भी प्राइवेट सेक्टर ला रहा था, अगर आप उसकी इंटरनेशनल एंगेजमेंट स्टेट खुद अच्छे तरीके से हेल्प करती, जस्ट बिकॉज कि हमारा मैसेज प्रॉपर कम्युनिकेट हो जाए, तो वो बड़ा हेल्पफुल हो सकते थे। लेकिन वो भी हमारे यहाँ रेटिंग्स की नजर हो गए और वो फिर उस तरीके से सर्वाइव नहीं कर सके। तला साहब आप इसको जी बिल्कुल, इसको मैं टेकअप करता हूँ जी। अभी खबर आई है आजाद साहब, आपके लिए भी ये हम खबर शेयर करते हैं, इसके ऊपर आपका कमेंट चाहिए होगा, और आदिल आप भी इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, जौहर साहब आप भी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ऑन गोइंग टेंशन से स्टेप बैक करें। It's so terrible. My position is that I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. Hopefully they can stop now, as they have gone tit for tat. So hopefully they can stop now. Trump के जो tweets हैं उसके अंदर अगर एक जुमला 10 मरतबा ना दोहराया जाए तो उसको ट्वीट मुकम्मल नहीं होता। तो उन्होंने ये बात जो है 10 मरतबा दोहरा दी। लेकिन आज़ाद साहब, जब आप अमेरिका के सदर की ये बात सुनते हैं, इसरार उसमें सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारी ऑप्शंस के ऊपर इसका असर पड़ेगा, हमारी चॉइसेस पे असर पड़ेगा या नहीं? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे हमें थोड़ा काम करना है वो ये है कि ये टिट फॉर टैट नहीं है।
यानी हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान टाइम्स भी देख रहा था, द हिंदू भी देख रहा था, वो हर तरफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहलगाम में वार किया, हमने उसका जवाब दिया। ऐसा नहीं है। हम उन्होंने कहीं साबित नहीं किया कि पाकिस्तान ने वार किया। तो ये हमारा बताना की जरूरत है कि हमने अभी तक कोई जो काम अभी भी किया वो डिफेंसिव किया है, और इसीलिए हमारे लोग कहते हैं कि हमारा राइट है उसको दोबारा रिटेलिएट करने का। वो करें या ना करें, वो राइट अलग बात है, लेकिन ये उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आप ये कहें कि वो रिस्पॉन्स है या वो रिएक्शन है। बाकी ये बड़ा अहम बयान है सदर, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए थे पहली टर्म में भी, उस वक्त भी उन्होंने मेजर पावर कंपटीशन विद चाइना को एक बहुत बड़ी यानी जगह दे दी थी अपने नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा में। और उस हवाले से हिंदुस्तान अब उनका बिल्कुल जिसे कहते हैं ना प्रेफर्ड पार्टनर है। तो ऐसे में एक प्रेफर्ड पार्टनर तो शायद ये तवक्को कर रहा था कि अमेरिका तो फौरन ये कहेगा कि पाकिस्तान ने ये किया है, देखे इसका पैटर्न भी बड़ा है। उन्होंने बड़ी बार याद दिलाने की कोशिश की है, लेकिन नहीं किया, क्योंकि अमेरिका के अपने भी कुछ जराए हैं चीज़ों को जांचने के। इवन जेडी वांस जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने भी नहीं कहा। तो उस हवाले से ये उन्होंने एक लिहाज से अच्छा रोल प्ले किया है, क्योंकि वाकई जंग तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जंग का बहुत नुकसान होगा अगर ये फैलती चली जाए। तो इस तरह का किरदार मेरे ख्याल में हम बाकियों से भी शायद अब तवक्को करेंगे, यूरोपियंस भी करेंगे। तो मैं इसको पॉजिटिव समझता हूँ। अच्छा, वो पहली दो बातों पे अगर मैं आप इजाजत दे दे, मैं एक कमेंट करना चाह रहा था। आपने उसको जिक्र किया, इंग्लिश चैनल हमारा नहीं है टीटीवी वर्ल्ड पे, देखिए इसको आप थोड़ा कंपनसेट, इस तरह वो जो स्कीम है गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जिस तरह आदिल साहब कह रहे थे, मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ। इसके अलावा मैं समझता हूँ जो हमारे पास थिंक टैंक्स हैं, अगर इसके ऊपर थोड़ी सी अगर हमारी, वो भी कर रहे हैं, ये जौहर हैं इसमें, आईआरएस में है, आईएसएसआई है जिसके साथ मैं भी मुंसलिक रहा हूँ, हमें जरा जो हमारी इंटरनेशनल लिंकेजेस बनी हुई हैं उनको थोड़ा ज्यादा एक्टिव करना है, खुसूसन वेस्ट में, अमेरिका में और यूरोप में। ये बहुत जरूरी है। चीन के साथ हम बड़े अच्छी तरह कनेक्टेड है, हमारे लोग कनेक्टेड है, बहुत काम कर रहे हैं। रूस के साथ कोई एक आध बंदा आता है तो आता है। मेरा ख्याल में ये जो एक एरिया है जिसपे काम हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। उनके साथ अगर हमारी लिंकेजेस जो है ज्यादा बेहतर हो तो हम वो कुछ काम कर सकते हैं। और इनको ये चाहिए कि जर्नलिस्ट टू जर्नलिस्ट अपने प्लेटफॉर्म पे करें, यानी जौहर के प्लेटफॉर्म पे अभी इन्होंने बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस की है यहाँ पे, तो एक जर्नलिस्ट टू जर्नलिस्ट, वहाँ के जर्नलिस्ट और यहाँ के जर्नलिस्ट बैठा के अपने ही प्लेटफॉर्म पे उनसे भी डायलॉग करवाएं। आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी नाइस। तो यही कुछ कहना चाहता था मैं। यहाँ एक और चीज, वो जो आपने र्यूमर्स का कहा, जी बिल्कुल केस फैलती है, जरा पूरा का पूरा वो फैल गया कि जी लाइट्स आउट कर दी जाए, ब्लैकआउट कर दिया जाए, वो सारा बहरिया टाउन हुआ है। ये भी हमें जरा केयरफुल होना पड़ेगा, बहुत बड़ी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रही है। जी सॉरी। अच्छा, ये वैसे मुझे इस पर बड़ी खुद हैरत हुई कि सोसाइटीज़ के अंदर आप ब्लैकआउट जो है वो क्यों करवा रहे हैं। अगर आपने ब्लैकआउट करवाना है तो फिर तमाम शहरों के अंदर होने चाहिए, बाद सोसाइटीज़ के अंदर आपने ब्लैकआउट करवाया हुआ है, तो ये पॉलिसी कन्फ्यूजन है जिसको दूर करना है। लेकिन वापस मैं आऊँगा जरा डोनाल्ड ट्रंप की बात हम कर लेते हैं। ये कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है, कोई नहीं है। हिंदुस्तान की पॉलिसी हमेशा से ये रही है, पिछले 20 सालों में तो बड़ी वाज़ेह है कि उसने पाकिस्तान के साथ अपना जोड़ नहीं डालना। वो कहता है पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, हम बहुत आगे चले गए हैं, हमने अपने आप को डीहाइफनेट करना है। यानी पहले जब आप इंडो पाकिस्तान कहते हैं, हमने इंडो पाकिस्तान नहीं कहना। ये जो बयान है, और इंटरेस्टिंगली इसको इंडिया टाइम्स ने कोट किया है, इसके अंदर वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरी पोजीशन ये है कि मेरे तल्लुकात दोनों के साथ बहुत ठीक है। ये तो रीहाइफनेट हो गया। तो आज़ाद साहब जिसकी बात कर रहे थे कि अगर उनकी तवक्को ये थी कि उनका दोस्त, मोदी तो बड़े बगलगिरी करता होता था ना ट्रंप के साथ, वो अगर कह रहा है जी कि आप दोनों जो है ना जरा हट जाएं, तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी एक विक्ट्री है, अगर इसमें लिमिटेशंस भी है। बट योर असेसमेंट? बिल्कुल, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आया, आपने सही कहा। और देखिए, अमेरिका से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें बड़ा महीन आपको फ़र्क नज़र आएगा। शुरू में जो आई उसमें थोड़ा सा उन्होंने ज़ाहिर सॉलिडारिटी वगैरह का इजहार किया, फिर उसके बाद लेकिन साथ ही साथ रिस्ट्रेंट भी एक्सरसाइज करने के लिए कहा। बाद में फिर ट्रंप ने कहा जी ये खुद ही अपना मसला हल करें। उसके बाद एक जेडी वैंस की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई थी जिसमें कुछ थोड़ा सा अलाउंस था कि इस तरह की बात थी कि जी किसी वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए। मतलब ये था कि कोई नैरो अगर है तो मतलब जो they have right to respond, उन्होंने कहा इंडिया अपना वो कर ले। तो मतलब वो एक जो ना बड़ी सिग्निफिकेंट थी। दूसरी तरफ उस वक्त इंडिया कोशिश कर रहा था, अमेरिकन के साथ भी ज़ाहिर वो थे जो अपने पूरे उनके चल रहे थे जो कॉन्टैक्ट है डिप्लोमेटिक चैनल्स और बाकी, लेकिन साथ ही साथ यूरोपियंस के साथ। अच्छा, यूरोपियंस इस पर इतना नहीं मान रहे थे। फिर जयशंकर ने वो बयान दिया
कि वी डोंट वांट प्रीचर्स, वी वांट पार्टनर्स। तो इसका मतलब थोड़ा सा उसको नजर आया ना, फ्रस्ट्रेटेड था बिट कि जी हम यूरोपियंस, ज़ाहिर है उसको मुझे अंदाज़ा है बिकॉज यूरोप के कई मुल्कों में एम्बेसडर रहा हूँ, तो उन्होंने क्या कहा होगा उसको। अच्छा, वो सब कुछ है बिल्कुल, लेकिन जब मैंने ये कहा था कि इंडिया इस सब के बावजूद ये करेगा पाकिस्तान पे, तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी, देखें दुनिया थोड़ी सी बदल रही है। इजराइल ने देखें किस तरह फ्लाउट किया पूरी दुनिया को, जो है ना, वो अब जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसको हम कहते थे, या किसी हद तक था मुकम्मल, तो कोई ऐसा मुकम्मल तो कभी परफेक्शन तो किसी चीज़ में नहीं होती, लेकिन वो भी अब बहुत उससे भी बात नीचे चली गई। यूएनएससी के रेजोल्यूशंस हैं, आईसीजे में, आईसीसी, सब कुछ उन्होंने उसको बिल्कुल इग्नोर किया, पूरी दुनिया की स्टेटमेंट से सब कुछ। इंडिया ने भी उससे थोड़ा सा सबक सीखा कि जी वी डोंट केयर। अच्छा, मेरा ये अंदाजा है कि इंडिया सिर्फ दो चीज़ों को देखेगा इसमें ज़्यादा। वो एक तो ये है कि पाकिस्तान की डिटरेंस जो उन्होंने टेस्ट की है अभी, दूसरा जो है वो देखेंगे कि उनका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है। बिकॉज वो ये समझते हैं, कुछ नंबर्स भी ऐसे हैं कि जी शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक कॉस्ट जो है ना वो ले सकते हैं, पाकिस्तान नहीं ले सकता, लेकिन लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक कॉस्ट वो भी नहीं ले सकते। बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से $100 बिलियन की और यूएई से $30 बिलियन, अमेरिका से कि जी वो एप्पल शिफ्ट कर रहा है और सारा कुछ, अगर एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो फिर वो सारा तो माहौल ही चेंज हो हमें तो वैसे आपस की बातें आदत ही हो गई है बहुत कम परसेंटेज के ऊपर गुजारा करने की, और उनकी आदत जरा बिगड़ी हुई है, वो बहुत तवील अरसे से हाई परसेंटेज के ऊपर जा रहे हैं। तो जब आप कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलस बनाते हैं तो उसके अंदर फिर ये कैलकुलेशंस आती हैं। लेकिन अमेरिका की सालसी का अगर साफियाना जाविये से आप जायजा लें, वो डबल एजेड सोर्ड है। अगर जब आप उनको इन्वॉल्व करते हैं या वो आपके बारे में बयान देते हैं, तो फिर उनकी तवक्को ये होती है कि आप बयान सुने भी। देयर इज अ प्राइस ऑफ इट। और ट्रंप के नीचे तो आपको पता है कि वो कितना जाती कांटेक्ट और ईगो के ऊपर यकीन रखता है। तो अब अमेरिका चाहता है कि फर्दर एस्केलेट नहीं करे। हमारा जवाब जब जाएगा तो हिंदुस्तान को भी उसका जवाब देना होगा, क्योंकि हमारे जवाब की नौयत के बारे में जो सुन रहा हूँ, वो ज़्यादा सिविलियंस को तो अटैक नहीं करेंगे, वो तो उन जगहों को अटैक करेंगे जहाँ से अटैक आया। तो अब अमेरिका के रोल को कैसे देखते हैं? तालिब साहब, मुझे इत्तफाक हुआ है 3 दफ़ा वाइट हाउस जाके प्रीमियर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो मीटिंग होती है ओवल ऑफिस में, वो कवर करने का। 2019 के अंदर जिस वक्त ट्रंप ने, आपको याद होगा, मीडिएशन ऑफर की थी कि भाई मैं, अगर आप कहें तो मैं कश्मीर का मसला भी इंडिया के साथ आपके मामला सॉल्व करा सकता हूँ। द मोमेंट पीएम केम बैक, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया इंडिया ने, उससे भी आगे निकल गया। हम तो पहले 370 के अंदर रहते हुए बातचीत मामला चल रहे थे ना, हम तो उसको भी नहीं मानते। तो इंडिया ने वॉयलेट किया, एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 को, कश्मीर में बताया। यकीनन उसमें अमेरिकन हमसे उस वक्त अपनी ट्रूप्स के विड्रॉल के लिए सपोर्ट चाहते थे, शायद हमारी सपोर्ट उनको उस तरह की नहीं दिख रही होगी, इसलिए उन्होंने कितनी एक खामोशी इख्तियार की जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस को तो आप एक तरफ कर देना, वो अपने ही आर्टिकल 370 को रिवर्स कर देते हैं। दूसरा, मैं इसका एस्पेक्ट, ये हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, ये हमारी गलती थी ना कि हम उसको, जब हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी जिस लेवल की एंगेजमेंट थी, हम उसको कैपिटलाइज उस तरह नहीं कर सके। क्या हुआ क्या नहीं, रेस्ट इज द हिस्ट्री। लेकिन उन्होंने ये किया। अमेरिका की इंडिया कितनी सुनता है। उसके बाद आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान का एक थोड़ा सा गैप आता है 19 से लेके अभी तक, पुलवामा शुलवामा होता है और जो कुछ हुआ रेस्ट इज द हिस्ट्री। लेकिन तालिब साहब, अब क्या है? अब अमेरिका तो पिछले 2 हफ्ते से स्टेटमेंट्स किसी ना किसी फॉर्म में आई गया ना, कोई बयान आ गया, लेकिन इंडिया ने उसको सीरियस नहीं लिया। इंडिया ने उसको इसलिए सीरियस नहीं लिया कि इंडियंस के ऊपर जो अपनी इकोनॉमी, बूमिंग, राइजिंग, शाइनिंग इकोनॉमी का खुमार है ना, वो ये है कि इस वक्त तो अमेरिका भी टैरिफ और चाइना भी टैरिफ और ये सब, हमसे कौन टक्कर लेगा। वो इस माइंड सेट के साथ दुनिया को डील कर रहे हैं। और वो ये भी देख रहा है कि वो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी कोई बहुत वाइटल रोल नहीं प्ले कर सका। सो उसको पता है कि अगर इंडिया का ख्याल था कि मैं वही सर्जिकल स्ट्राइक से हटके, ये जो एक उन्होंने अभी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर दिया, जेनीवा कन्वेंशन की वायलेशन कर दी, उसको पता था कि शायद मैं ऐसा करूंगा। ये तरह सा मैं जरा हाईलाइट करना चाहता हूं, इफ यू अलाउ मी टू, कि उसको पता था, उसने प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किए हैं, BLA, BLF, फितनाल खवारिज की फंडिंग। एवरीवन नोस कि उसमें रॉ है और फैक्टर्स भी हैं, बट रॉ भी है। उसने देखा कि पाकिस्तान को उसने स्पोर्ट्स में, हाइब्रिड वॉर में, स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को ICC में उसने हर जगह आइसोलेशन में डाला। पाकिस्तान की क्रिकेट मेक श्योर किया कि इंडिया के साथ ना हो सके। आपको पता है ये कितने बिलियंस का ये बिजनेस है। उसने तीसरा अटैक हमारे ऊपर जो किया, वो बहुत कैलकुलेटेड किया। वो हमारे यहाँ जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको भी, अब तो देखिए ना वहां बात क्या हो रही है कि पंजाब को राइट एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो बैंड आउटफिट्स बलोच का जो बैन उन्होंने लगाया हुआ था, वो बैन उन्होंने लिफ्ट कर दिया है। अब वो दे आर फ्री टू रिपोर्ट इन इंडिया।
ये बाकायदा उन्होंने खुद अनाउंस किया। ओके, सो मैं ये आपसे पॉइंट रेस करना चाह रहा था कि वो जिस फ्रंट पे हमें एंगेज, फिर उन्होंने अभी आईएमएफ और फैटफ को टारगेट किया हुआ है, किस प्लानिंग के साथ वो आपको सर्कल कर रहा है। वो एक मुझे लगता है जो कल उन्होंने ड्रामा किया, उनका ख्याल था ये ड्रामा करके हम निकल जाएंगे, बट पाकिस्तान स्टेट ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, $1 बिलियन का तो लॉस हमने रात को सुहागरात संदूर उंदूर जो मांग रहे थे वो दे दिया है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो ये मिसकैलकुलेट कर गए तलत साहब कि पाकिस्तान इतना आगे जाएगा। तो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है, देखिए मैं ऑनेस्टली समझता हूं, बीइंग जर्नलिस्ट भी, बीइंग पाकिस्तानी भी, कि इस वक्त बिल्कुल ठीक है। और अगर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, डेज में अगर पाकिस्तान कुछ रिस्पॉन्ड करता है तो देखें हमारा जो सिविलियन लॉस हुआ है, ये ठीक है कि टेंशन फर्दर एस्केलेट होगी, लेकिन देयर शुड बी अ गारंटर ना, कोई गारंटी तो ले कि इंडिया दोबारा ये काम नहीं करेगा। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी गारंटी भी ना दे और हम अपने लोगों का बदला भी ना ले, तो फिर तो न्यूक्लियर स्टेट होने का हमें फायदा नहीं। आजाद साहब जरा इसके ऊपर आइएगा, मैं ब्रेक के बाद तफसील से इसका डिस्कस करना चाहूँगा। अभी बात हुई कि जो डेटरेंस है, यानी ये खौफ अपने दुश्मन के दिल में कि हमारे पास वेपन्स ऑफ अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन है, उसने उसका ख्याल नहीं किया। अमेरिका की हमें कितनी बात सुननी चाहिए आजाद साहब? जी अभी करना चाह रहे हैं या ब्रेक के बाद? जी आजाद साहब, नहीं अभी कर लें, अभी हमारे पास टाइम है, गो अहेड। अभी अच्छा ओके। मेरा ये है कि देखिए 2016 में इन्होंने छुप के किया, एक एलओसी को क्रॉस कहीं किया, उन्होंने क्लेम किया, और हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ हमें नहीं पता। फिर 2019 में उन्होंने बालाकोट पे अटैक किया, अदल ऐलान किया, जहाज भी उनका गिरा, और अब की बार उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां उनका ख्याल था उनको करना चाहिए। तो एक तो लिहाज से वो हमारी जो डिटेरेंस को टेस्ट कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से टेस्ट कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करता तो इसका मतलब तो यही बनेगा कि भाई आपकी अब डिटेरेंस रिस्टोर नहीं हो रही, और वो उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान पे भी ये दबाव है कि कुछ ना कुछ आपको करना होगा। कब करते हैं ये तो नहीं मुझे पता, और कहाँ तक जाते हैं उसमें रिस्क ऑफ मिस कैलकुलेशन भी बहुत ही मेरा ख्याल है काफ़ी शदीद है और काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से ये इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहेगी कि अब आप इसको यहाँ पे रोकें। दूसरा आपने क्या पूछा था, एक और चीज़ आपने पूछी थी अमेरिका के हवाले से, कि अमेरिका की जो अमेरिका की बात इन मामलात पे हमें कितनी सुननी चाहिए? देखिए उतनी ही सुननी चाहिए जितनी अमेरिका आपको कह रहा है। अमेरिकन यही कह रहे हैं ना कि आप रोकें, इस वक्त मजीद को ना करें। शायद हम नहीं करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये हमारा हक तो महफूज है। आपको डिटेरेंस रीस्टैब्लिश करने के लिए शायद कुछ करना भी पड़े, लेकिन अमेरिका के साथ इस वक्त बातचीत जो ज़रूरी नहीं है कि सारी ट्रम्प के साथ या रूबियो के साथ होनी है बात, लेकिन दूसरे लेवल्स पे भी उनके साथ अपना नुक्ता नज़र पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने हिंदुस्तान की बात को उस तरह पूरा नहीं माना, और ये हमारे पास एक बहुत बड़ी ओपनिंग है। बट आई डू एग्री विद दिस कि अगर मैं ज़्यादा अपनी सफारतकारी की जितनी ज़्यादा मैं एनर्जीज लगाना चाहता हूँ वो चीन पे लगाऊं। अमेरिका का कोई पता नहीं, वो एक न्यूट्रल वो है भी नहीं मीडिएटर। तो इस हद तक तो ठीक है, जिस हद तक वो कह रहे हैं हम अपना नुक्ता नज़र भी उनको पहुंचाते हैं, लेकिन हम उन पर डिपेंड ना करें। डिपेंडेंस हमारी बहरहाल चीन पे होनी चाहिए, क्योंकि वो इन काइंड भी हमारी मदद कर सकते हैं, खुसूसन इंडस वाटर्स के ऊपर। हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, आपने आदिल साहब ने कोई 3-4 लिए, मैं सोच रहा था शायद ये जरूर कहेंगे कि पानियों का जो है ना मामला, ऑलरेडी उन्होंने चनाब के 3 रिजर्वायर्स के लिए पानी खींच लिया है, वो कम किया है 1.5 दिन के लिए। उसके अलावा भी उन्होंने जो सिल्ट निकाल रहे हैं, फ्लश कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान की मंगला और तरबेला में स्टोरेज काफ़ी कम होगी। तो इस किस्म के जो काम है, इसके ऊपर हमें चीन की मदद चाहिए होगी, ताकि अपने डिटेरेंस को वो हमें मदद कर सकते हैं रिस्टोर करने। जी ओके, ब्रेक के बाद श्योर ब्रेक है। हिंदुस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया, पाकिस्तान का मुफस्सल जवाब आना बाकी है। आज के दिन की डेवलपमेंट्स को अगर आप जहन में रखें तो आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान ने जो कल तक का जवाब दिया, जिसके अंदर उनके जहाज़ मार गिराए और उनको मुंह की खानी पड़ी, वो जवाब का एक हिस्सा था। अब जब मुफस्सल जवाब आएगा तो उसको हमने किसी और तरीके से पैकेज करना है, उसके ऊपर सफारतकारी किसी और तरीके से करनी है, मीडिया के अंदर डिबेट उसके अंदर किसी और तरीके से करनी है। हम ज़रा बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इर्द गिर्द घेरा तंग कैसे किया अपनी तरफ से और क्या क्या इकदाम किए।
तो पानी के ऊपर आकर हम बहस कर रहे थे। आदिल, यू वांटेड टू से समथिंग? आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन पॉइंट, फिर बेशक सर आप बात कीजिएगा। मैं मिस कर गया और आज पूरा दिन हम लोग ट्रांसमिशन में, बल्कि कल रात से जाग रहे हैं, इस पर कमेंट्री चल रही है, एनालिसिस चल रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल एजाज साहब ने ठीक बात की है कि वाकई पानी का इशू मैं डिस्कस करना चाहता था। और मुझे तो लगता है कि जैसे मैं आपके शो में भी कह चुका हूं, अपने शोज में भी मैं पहले बात कर चुका हूं कि एजेके पे नजर है इंडिया की। वो बेसिकली एजेके के ऊपर इस वक्त नजर जमाए बैठा है कि उन्होंने आगे बढ़ना है मजीद, और इसीलिए वो वाटर वाला मैटर भी हमारे साथ उठा रहे हैं और हमें तंग करें। ये बहुत सीरियस, ये भी एक एलिमेंट आप इसमें शामिल कर लें। सो एक तो ये था, और अमेरिकन मेरा ख्याल है ये देखेंगे कि अगर इस मीडिएशन से भी उनको वो कुछ गेन करते हैं तो वो सीरियसली स्टेप इन करेंगे, वरना तो वो दोनों को कह रहे हैं वो रेफरी की तरह कि यार हटो हटो। हाँ, अब हटने की बात तो नहीं है। अब तो जो हमने कमेंट करना था वो तो हमने कमेंट कर दिया। ज़रा चाइना का जिक्र एजाज साहब ने 2-3 मरतबा किया, मैं चाहूँगा कि मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं। ये कितना बड़ा फैक्टर है चाइना फैक्टर, ये जानते हुए कि हिंदुस्तान ने अपनी तमाम वसाइल जो बनाए हैं राफेल समेत, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, वो चाइना स्पेसिफिक है। तो उनको अगर पाकिस्तान से मुंह की खानी पड़ती है तो जाहिर है चाइना भी तो देख रहा होगा। तो कहने को तो ये हमारे साथ इन्होंने लड़ाई करनी थी, उनकी हाल क्या है। तो चाइना फैक्टर कितना अहम है सफारतकारी के हवाले से, और अगर बात बढ़ती है, जंग बढ़ती है, तो एक्चुअल मदद के हवाले से? देखिए, चाइना फैक्टर तो हमेशा पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे से अहम है। उसमें 2 चीज़ें हैं। एक अहम तो ये भी है कि हमें क्या सपोर्ट चाइना से मिल सकती है, और दिफाई शोबे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है अक्रॉस द बोर्ड जो है, उस पर तो हमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। बाकी जो मुल्कों के साथ आपको पता है इस वक्त जो हमारे दिफाई कॉपरेशन है, डिफेंस कॉपरेशन, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गया है जनरली, जो पहले वेस्ट के साथ था। तो उस हिसाब से अब ज़ाहिर है कि वो और भी अहम हो गया है। दूसरी चीज़ ये मैं कहूँगा इस पर कि जो आगे देखें चाइना इज़ अ ह्यूज फैक्टर इन पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप, बिकॉज ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है अब वो एक किस्म का क्लीशे ही बन गया है, लेकिन वो बहुत अहम है। यूएस के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, पूरे वेस्ट के लिए भी, कि उनको कंटेन करना चाइना को। इस वक्त जो उनकी कंटेनमेंट है वो उनके लिए प्रॉब्ली नंबर 1 इशू है। उसमें इंडिया की जो इतनी ज़्यादा पोजीशन अभी बनी है खासी हद तक उसी की वजह से बनी। अच्छा, उसमें वो हमें किस तरह से देखते हैं? वो एक तरफ जो उनसा ना ज़ाहिर है कि वो अब हमें उस तरह से हलीफ के तौर पे नहीं देखते जिस तरह एक ज़माने में देखते थे पुराने वक्तों में, वो ठीक है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान बिल्कुल टोटली चाइना के उसमें चला जाए ऑर्बिट में, ये भी नहीं चाहता वेस्ट बाय द वे। तो उसमें पाकिस्तान के पास एक स्पेस है अमेरिका के साथ वो, लेकिन अब इसमें अब हमारी ये डिप्लोमेसी पे भी है, हमारी पॉलिसी पे भी है कि हम किस तरह से एक जो है ना ये एक टाइट रोप जो सी है इसको इस तरह वेल कैलिब्रेटेड तरीके से वॉक करते हैं कि जो इसमें हमारे इंटरेस्ट हैं वो हम अपने मैक्सिमाइज कर सकें। बिकॉज देखिए इंटर स्टेट रिलेशंस में तो इंटरेस्ट ही पैरामाउंट होते हैं। एक चीज़ मैं और कहूँगा जो एजाज साहब ने बहुत अहम बात की है, जिसकी तरफ खासा मेरे ख्याल कम इंटरव्यूज़ में बात हुई है, वो मैं भी ये समझता हूँ, मैंने जिक्र भी किया थोड़ा सा। देखिए रिटेलिएशन की बात सारे कर रहे हैं, ठीक है, मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान ने एक एडिक्वेट और बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया, उन्हें टेस्ट किया, जो है क्लियर हो गया उनको, वो ठीक है। 5 तैयारे उनके गिर गए, $1 अरब से ज़्यादा उनकी कीमत है। फिर उसके बाद एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। अब हमारी मर्जी है हम आगे इसको करें या ना करें, बिल्कुल वी रिजर्व द राइट। लेकिन साथ ही साथ जो मिसकैलकुलेशन का इसमें जो एक फैक्टर है वो बहुत ख़तरनाक है। ये 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं। अब उसमें बेसिकली जब आपकी इस तरह होती है जो उनसी है ना, अब एस्केलेशन का एक लेडर तो उन्होंने चला दिया है इंडिया ने। अब जैसे ही लेडर पे आप क्लाइंब करते हैं उसमें फिर ये नहीं होता कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब मुल्क के अंदर एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है पॉलिटिशियंस के लिए, और मुल्कों के बीच में फिर क्योंकि ट्रस्ट तो होता नहीं है। कहते हैं जी कि जंग के अंदर सच ही पहला विक्टिम नहीं होता, बिल्कुल मंतक भी होती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं सादा अल्फाज में एजाज साहब आपके पास सवाल लेके आता हूँ। एक तरफ राना सना का बयान है जिसकी तरफ मुझे लगता है कि जौहर साहब झुकाव उस तरफ रखते हैं कि जी हमने जवाब दे दिया, हमने जवाब दे दिया, अब को दोबारा हरकत करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ का बयान है और DGI-SPR का बयान है कि हमने बदला लेना है। अब ये टाइट रोप है हमारे लिए, क्या हमने जो उनके साथ कर दिया उसको ही जाने के हमने जवाब दे दिया या मज़ीद जवाब हमें देना है? ज़रा इसको ज़रा डिबेट कर लीजिएगा। आपके ख्याल में मौजूदा हालात के तनाज़ुर में मामला किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? हमने जो जवाब दे दिया उस तरफ जा रहे हैं या हमने जो जवाब देना है उस तरफ जा रहे हैं? ये ख्याल है पाकिस्तान का एक बहुत ही ग्राउंड आया है और पाकिस्तान एक लिहाज से बहुत रिस्पांस की कैपेबिलिटी है।
एक डिफेंसिव पोस्चर में रहते हुए भी उनका बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया है, और बगैर वहाँ से एविडेंस आए हुए भी हमने उनके जो अटैक है उसको पसपा किया। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड है। हमें इस वक्त बल्कि काफ़ी देर तक हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। इट विल fetch us much more points and we should build our entire case on that with the international community कि हम कितनी जिम्मेदार रियासत हैं, खाली बदला लेने की बात नहीं है, हम जंग भी बचाना चाहते हैं। अगर दुनिया हमारी बात मानती नजर ना आए या हिंदुस्तान कोई चालाकियां करे खुसूसन एजीके में या जीबी में, तो फिर तो बहरहाल हमें कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। हमारे लिए ये रिजर्व होगा उस वक्त और हम उसको बुनियाद बना के कर सकेंगे। मैं भी थोड़ा इस तरफ इंक्लाइंड हूँ कि इस वक्त हमें इमीडिएटली नहीं करना चाहिए। हमें जो इस वक्त दो बड़े फायदे हुए हैं उनको कैश करना चाहिए। ज़रा अब इसमें मामला ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है उसके अंदर अगर आप उर्दू की इबारत पढ़ें तो उसके अंदर तो आपको लगता है कि हमने कहा कि हमने बदले का हक रखते हैं लेकिन महफूज है, साथ मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल इख्तियार भी दे दिया है। लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी के जुमले पढ़ें तो उसके अंदर लगता है कि हमने उनको बता दिया कि अब जो नताइज होंगे उसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी। जो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई प्रोग्राम के शुरू में, उसके अंदर तो उन्होंने आखिरी जुमला ये कहा, आखिरी जुमला ये कहा कि खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। जो मेरे पास मालूमात हैं उसके अंदर बहस अभी यही हो रही है कि जी हमने किस किस्म के टारगेट्स को अटैक करना है। कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने तो ये ट्वीट भी करना शुरू कर दिया है कि हमने 7 टारगेट्स जो हैं वो लॉक कर दिए हैं, तारीखें भी देनी शुरू कर दी हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त बहस जो है वो बटी हुई है। विच वे यू थिंक इट्स गोइंग? आई थिंक द सेकंड ऑप्शन, मुझे लग रहा है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट वे। उसकी रीज़न ये है तलत साहब कि जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इतने दिनों से इंगेज कर रहे हैं, अगर उसका कोई इम्पैक्ट या इफेक्ट इंडिया में नज़र आपको नहीं आ रहा, और इंडिया का जो मतलब आपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस कर दिए, हमने क्या फेंटा लगाया, हमने उनको क्या रिस्पॉन्स दिया, दैट इज समथिंग एल्स। हमने उनके $1 बिलियन, ठीक है, रफाइल की डोमिनेंस खत्म कर दी, चाइनीज डोमिनेंस टेक्नोलॉजी की, सारा कुछ चाइना और फ्रेंच टेक्नोलॉजी, वही फैसला हो गया ये कल रात को, मार्केट्स अप एंड डाउन हो गई। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इंटरनेशनल गैप, जैसा जो एजाज साहब ने सेकंड अपने उसमें रिस्पॉन्ड किया कि अगर कोई गारंटर है वो समझता है कि इंडिया दोबारा ऐसा नहीं करेगा तो वी शुड रिस्ट्रेन। लेकिन आप इमेजिन करें कि अगर कोई दुनिया का मुल्क गारंटी भी नहीं कर पाता कि इंडिया दोबारा ऐसी हरकत अगले 25, 50, 30, 20 दिनों में करेगा, तो पाकिस्तान जो कुछ इंडिया ने किया है उसको इतने दिन तक कैसे कैरी फॉरवर्ड करेगा? हम लोग दुनिया को बेशक कहते रहे हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल नेशन है, ये तो हम 14 दिन से कह रहे हैं। आपने हमारे बच्चे शहीद कर दिया, हमारी मसाजिद पे अटैक कर दिया, सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, सिविल आपने बड़े डेंस पॉपुलेटेड एरियाज को हिट किया है। आप कोई एविडेंस दे नहीं सके, एक सिंगल पेपर, एक सिंगल लाइन नहीं दे सके आपने ये किया। यस, हमने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, लेकिन मुझे लगता है अगर गारंटी नहीं होगी तो पाकिस्तान के लिए ये बेयर करना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो डिटरेंस क्रिएट करनी है। देखें आप 2019 में उन्होंने एक थ्रेशोल्ड सेट किया था कि वो बालाकोट में आके अटैक करके चले गए। हमने उसके बाद क्या किया? बड़ा जबरदस्त रिस्पांस दिया, लेकिन इंडियन ने अपना वो थ्रेशोल्ड और अप किया और वो आज आ गए आपके इन शहरों के अंदर। सो मेरा ये ख्याल है अगर गारंटी है तो इट्स फाइन। अगर दुनिया आए ना, हम जिस दुनिया की बात करें, मेरी यही रिक्वेस्ट है, वो दुनिया की तरह है जिसको हम कह रहे हैं यार हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनके कान पे जो भी नहीं रेंग रही वो कह रहे हैं यार आप दोनों ऐसा करें, लड़ाई ना करें, मेहरबानी करें, पीछे हो जाएं। सो मेहरबानी से तो इंडिया पीछे नहीं हो रहा, फिर कुछ ताकत के जरिए शायद इंडिया को समझ आएगी बात। अगर इफ दे वांट, मैं जिंगोइज्म पे या वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करने की बात नहीं कर, मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान थ्योरेटिकल डिबेट भी हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल डिबेट भी कर रहे हैं। मुश्किल होगा अगर दुनिया गारंटी ना ले और हम चुपचाप बैठे। और इसके अंदर जौहर साहब और आजाद साहब आपके पास मैं लेके आता हूं, इसको अगर आप इस तरीके से देखें, जो अवाम के हाथ में जंग के मामलात नहीं जाने चाहिए, वो संजीदा मामलात हैं, बिलखुसूस जिसको हम न्यूक्लियर हैंगओवर में कहते हैं कि, और न्यूक्लियर जो कि मैं नागासाकी और हिरोशिमा के जो इवेंट्स हैं, कमेमोरेशंस होती हैं, मैं उनमें शिरकत कर चुका हूँ। आई एम श्योर आपने भी उसको विटनेस किया होगा। आपको अंदाज़ा नहीं है कि न्यूक्लियर वॉर की इम्प्लीकेशंस क्या हैं। हैविंग सेड दैट, हमारे 4 मेन सिटीज़ के अंदर अटैक हुए हैं, 2 शहर हैं एजीके के जिसके अंदर अटैक हुए हैं, 31 लोग हमारे शहीद हुए हैं, 50 लोग हमारे जख्मी हुए हैं। हमने उनको डिफेंसिव ऑफेंस तो कर दिया, काफ़ी है क्या आपके ख्याल में? रियली हमें ये डिटेरेंस हमारा रिस्टोर करेगा? देखिए डिटेरेंस तो आपका रिस्टोर हो गया ना, बिकॉज आपने उनको बता दिया कि अगर आपने इस तरह का मिसएडवेंचर किया
तो उसका नतीजा क्या निकला? अगर वो देखिए राफेल उनके लिए डिटेरेंस तो ये होता है कि वो करते ही ना। हाँ, नहीं वो तो उन्होंने कर दिया ना, नहीं, लेकिन डिटेरेंस तो ना रिस्टोर हुआ। डिस्टर्बेंस तो आप उनको बताते हैं ना कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम की देखें, जब उनके इस बार वो क्या टेस्ट कर रहे थे, वो टेस्ट ये कर रहे थे कि उनके पास राफेल्स आ गए हैं, उनके पास S-400 सिस्टम जो है रशिया से आ गया है। उनका ख्याल था कि जो 2019 वाली बात है वो अभी नहीं है, कैपेबिलिटी में बहुत फर्क आ गया है। यही चीज़ थी जिनके उनको कॉन्फिडेंस दिया इस चीज़ का। अच्छा, जब उन्होंने टेस्ट किया, अगर उनके 5 जहाज जिस तरह गिरे हैं, तो उस 5 जहाज गिरने के बाद कि वो बेसिकली क्या दोबारा इस किस्म के मिस एडवेंचर्स, और अगर वो फिर भी करते हैं तो फिर जाहिर है फिर तो हम साहब उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों के बावजूद ये मिस एडवेंचर किया जी। तो पाकिस्तान को टेस्टिंग ग्राउंड तो नहीं है कि आपके पास नया हथियार आया तो सर खुजाएं कि अच्छा हाँ देखते हैं कि अब जहाज चलते हैं। जो आपने उनको रिस्पांस दिया है वो कोई मामूली रिस्पांस नहीं है। मतलब 5 जहाज गिराना, उनके जो राफेल्स की जो है ना एक मिथ जो क्रिएट उन्होंने की हुई थी। आपको याद है मोदी ने क्या कहा था उस वक्त पुलवामा के बाद, अगर ये राफेल हमारे पास होते इस वक्त तो फिर हम इनको बताते। आजाद साहब के पास जाते हुए, आजाद साहब हमने राफेल को डिटर नहीं करना, इंडिया को डिटर करना है। हमने राफेल की मार्केट नहीं गिनानी, इंडिया का दिमाग दुरुस्त करना है कि पाकिस्तान की तरफ राफेल या कोई चीज भेजे ही ना। ये डिटेरेंस की बॉटम लाइन है जो हमने एस्टैब्लिश करनी। जी, मेरा ये ख्याल है कि जब हिंदुस्तान में डिबेट चल रही थी, बड़ी आग उगल रहे थे, तो वहाँ ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान के दरमियान और हमारे दरमियान इतना गैप बढ़ गया है कि पाकिस्तान विल बी वॉक ओवर, ये गाजा बन गया है, हम इसराइल हैं, और इस तरह की बातें और इस तरह की मिसालें दे रहे हैं। तो कम से कम उस हवाले से अगर उस बेंचमार्क से देखें तो उनको बहुत ही शदीद रंज पहुंचा है कि वो ऐसा नहीं था। तो हमारी डिटेरेंस उस हद तक तो इस्टेब्लिश हुई। मुझे जो आगे जाता नजर आ रहा है माहौल, वो दूसरी तरफ नजर आ रहा है। मुझे ये ख्याल नजर आ रहा है कि जिन लोगों को इन्होंने मारा है और शहीद किया है, ये लोग खुद अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रेस्ट्रेन किया हुआ था इन लोगों को। ये कश्मीरियों के लिए जेन्युइनली फील करते हैं और ये जाना चाहते थे। पाकिस्तान ने रोका हुआ था, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हाथ बड़े कमजोर कर दिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मकबूजा कश्मीर में एक बहुत बड़ा इंस्टेबिलिटी का दौर आने वाला है और मोदी सरकार को पता चल जाएगा कि हुआ क्या है, और पाकिस्तान रोकता रोकता रह जाए ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों के का खून बह गया है, उन्होंने उसका बदला लेना है। तो ये भी दुनिया को बताना है कि भाई इन्होंने तो खुद इस तरह के माहौल पैदा कर दिया और इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको हम खत्म कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, इन्होंने दोबारा उनको जगा दिया है। सॉरी। तो ये हमें एक ही वक्त में सारे तीर नहीं चलाने चाहिए। दैट्स माई आई थिंक कि हमने एक हद तक डिटेरेंस एस्टेब्लिश की है। मैं आदिल साहब की बात से बिल्कुल इतफाक करता हूँ कि जो इस तरह की ऑफर करता है, जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, आइए गारंटर बनिए, क्योंकि हिंदुस्तान आइंदा ऐसा नहीं करेगा। तो फिर तो ठीक है। अगर वो नहीं करते, जो शायद नहीं करेंगे, तो फिर हमें वो अपना जो हक हमने रिजर्व किया वो हमें रखना चाहिए, ताकि अगर हिंदुस्तान हमारे पानियों पे, याद है आपको हमने कहा था कि एक्ट ऑफ वॉर होगा, अगर वो पानी को डाइवर्ट करे या पानियों को के साथ कोई मैनिपुलेशन करे, तो फिर हमें वो करना चाहिए जो हमें करना है। और हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं, आई थिंक दैट विल बी एन ऑप्शन दैट वी विल हैव टू एक्सरसाइज। चले इस बहस के अंदर राना सनाल्ला को ले आते हैं, जिनके बयान से हमने ये जिक्र किया है। राना साहब मुशीर हैं सियासी अमूर के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है बगरी जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आपके बयानात हमेशा से खबर बनाते हैं। इस बयान ने तो बड़ी खबर बनाई कि हमने तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया, अब वो की दोबारा हरकत करेंगे तो फिर उनको जवाब देंगे। लेकिन अब जब हम DGISPR की ब्रीफिंग सुनते हैं, वज़ीर आज़म का बयान सुनते हैं, तो उसके अंदर तो वो कह रहे हैं कि हमने बदला लेना है। तो हमें आपके बयान को सुनने में या उसकी तशरीह में कोई मुश्किल हुई है या माहौल किसी और तरफ चला गया? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये इस तरह से हुआ है कि मेरी सेंस के मुताबिक जो पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी लीडरशिप ने कौम के साथ एक अहद किया था कि अगर इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की, कोई दरअंदाजी की, कोई एग्रेशन किया, तो हम जो है वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो कल जब एग्रेशन हुआ तो इसमें कोई शक नहीं है और पूरी कौम को इस बात पे फख्र है कि हमारी मुसल्लह अफवाज के शोल्डर से लेके
जो है वो सिपह सलार तक, सब इतने विजिलेंट थे, अपने ड्यूटीफुल थे कि उन्होंने वाकई मुंह तोड़ जवाब दिया। तो वो अहद, वो वादा तो पूरा हुआ और वाकई उसके मुताबिक जो है पूरी कौम जो है वो फख्र भी करती है, सेटिस्फाइड भी है, सताइश भी करती है, सलाम भी पेश करती है। बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इंडिया ने अग्रेशन किया है, हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, बेगुनाह शहरियों को जो है वो शहीद किया है, तो जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जो आर्टिकल 51 चार्टर ऑफ यूएनओ का, तो उसके तहत पाकिस्तान को ये इस्तेहकाक, ये हक तो हासिल है कि उस पे हमला अगर हुआ है तो उसका रद्द अमल जो है वो दे सकता है। तो बहरहाल वो हक जो है वो पाकिस्तान का महफूज है, वो रिजर्व है। और आज जब सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में जब बात हुई है तो उसके एलानिये में भी आप ये देखेंगे कि एक पैरा में ये बात जो है वो दर्ज है कि ये हक हम जो है वो विड्रॉ नहीं कर रहे, हम इसको महफूज रखते हैं। बाकी इसको एक्सरसाइज कब करना है, लोकेशन क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी, इसके मतलब जो है वो नेशनल जो सिक्योरिटी कमेटी है उसकी ये राय थी कि ये अपनी एबल लीडरशिप जो है मिलिट्री लीडरशिप, तो ये उनकी स्वाबदीद पे होना चाहिए। तो राणा साहब, ये जवाबी कार्रवाई है आपके बयान के मुताबिक, और मेरे सामने अलामिया का वो पैरा भी है, तो उसमें तो हमने जब हक महफूज रखा तो जवाब बाकी है ना अभी, तभी तो हक महफूज रखा, तभी तो हमने वक्त का तयन करना है, तो जवाब पूरा ना हुआ ना। हाँ देखिए, इस बात का जो हतमी फैसला या तयन जो है वो तो अब उसी के पास है ना कि जिनके पास ये हक है। अब इसमें इससे ज्यादा इसकी जो तशरीह या डिटेल जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुनासिब ही नहीं है कि इसके ऊपर इससे ज्यादा बात की जाए। लेकिन बहरहाल जब दुनिया का कानून ये तस्लीम करता है कि हमारे ऊपर एक अग्रेशन हुआ है, हमला हुआ है, तो हमारा ये हक है, तो हम अपने इस हक को क्यों विड्रॉ करें। बाकी ये बात अपनी जगह पे है कि जो कल हुआ है रात, जिसके ऊपर पूरी कौम मुतमईन है, तो वो तो उस वक्त हुआ है कि जब उन्होंने हमला किया और हमने डिफेंस में किया है, यानी उसमें हमने कोई रद्द अमल या काउंटर अग्रेशन तो नहीं किया, वो तो हमने अपना दिफा किया है। और उसमें जो है वो उनको फिर जो नुकसान हुआ है, जो हजीमत उनको हुई है, वो शायद वो पहले जो हजीमत महसूस कर रहे थे खामखा, हालांकि वो कोई ऐसी बात नहीं थी। पहलगाम का जो वाकया है उसकी मजम्मत हम उनसे ज्यादा बढ़ के करते हैं, और वो काबिल मजम्मत वाकया था, वो दहशत गर्दी थी, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कल जो हजीमत उठाई है, तो असल में तो ये हजीमत है कि जो उन्होंने खामखा जो है वो एक ऑपरेशन करके जो है वो अपने जुम्मे डाली है। बहुत शुक्रिया आपका। आप जरा इस टुवर्ड्स द एंड इसको, तो हजीमत ही गनीमत है, तो मैं जरा इस तो गनीमत जारी कर दिया। मेरे ख्याल राणा साहब इशारा भी दे गए इस बात पे। मेरे ख्याल ऑनगोइंग सिचुएशन पे रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने नज़र रखी हुई है, और शायद हमारी बिहाइंड द कर्टन कोशिश हो कि हम चाहते हैं कि ये डीएस्केलेट हो, और हम इंटरनेशनल गारंटर्स चाहते हैं, ये हमारा राइट है कि हमें गारंटी दी जाए कि इंडिया ये हजीमत, ये अहमकाना फेल दोबारा नहीं करेगा। अगर कोई गारंटी होती है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे इसे अवॉइड करके आगे बढ़ना चाहिए, और जहां पर कॉपरेट रिक्वायर्ड एक दूसरे के साथ वो किया जा सकता है, क्योंकि टेररिज्म पाकिस्तान से ज्यादा कौन विक्टिम है इसका। लेकिन सवाल यह है तलत साहब कि जिनेवा कन्वेंशन की वायलेशन हो चुकी है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हो चुका है, अब गेम। और देखें, आप कहते हैं जी, आप चले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आप पहलगाम के टेररिस्ट मारने आए थे, वो डैम जो नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके अंदर कौन बैठा हुआ था, बच्चे मारे हैं, वो दहशत, ये भी वायलेशन है इंटरनेशनल कन्वेंशंस की। सो आपने ये वॉर, मैं जिस तरह पहले बता रहा था, वो सारे एलिमेंट्स मिला लें, ये तो एक कंपोनेंट है जो हम देख रहे हैं, जहाज या फिर मिसाइल्स। असल में तो उन्होंने आपको हर तरफ से एंगेज रखा हुआ है, तो हर तरफ का जवाब देना है, वरना बच्चे और डैम कौन हिट करता है अगर आप टेररिस्ट मारने आए थे। और आई हैव टू लीव इट देयर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ये आपको
चलें कि भारत के मुख्तलिफ शहरों के अंदर ब्लैकआउट्स शुरू हो गए हैं और जवाबी वार, जिसके ऊपर हमारे स्टूडियो के अंदर भी बहस चल रही है कि जवाबी वार हमने कर दिया जब हमने उनके जहाज़ गिरा दिए, मुंह तोड़ जवाब दे दिया, और दूसरी तशरीह ये है कि जवाबी वार का वो एक हिस्सा था, असल में जवाब अब आना है। तो मेरे ख्याल में भारत के अंदर भी एंटिसिपेशन यही है कि असल जवाब आने को है, तभी तो उन्होंने ड्रिल्स भी शुरू की हुई हैं, IPL के मैचेस के वेन्यूज़ उन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं, तकरीबन 26 के करीब एयरपोर्ट्स बंद कर दिए हैं और ब्लैकआउट्स का सिलसिला जारी है। तो अगले 24 से 48 घंटे काफ़ी क्रूशल हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।